हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्लास अकेडमी पर। जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं दोस्तों घटना चक्र की सीरीज़ में, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्लास चलाई जा रही है। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1934 में गठित की गई थी। और इससे संबंधित एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे और साथ ही साथ और भी आगे हम चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गईं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। तो किसको चुना गया? अध्यक्ष एएनडी अर्थात आचार्य नरेंद्र देव जी को, और जयप्रकाश नारायण जी को महासचिव चुना गया। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। और इसके अन्य सदस्य जो थे अशोक मेहता जी, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नारायण सिंह जो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे और वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया एंड वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया था। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1999 में, मतलब उससे पहले ही। और 1994 में इनको भारत रत्न की जो पदवी है वो दी गई थी। वहीं अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, 1946 में मनाया गया। और पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना हुई तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। और ये जो मैनिफेस्टो था यह प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। क्योंकि जो व्यापारी थे वो हमेशा उदारवाद की ओर रहते हैं, जिसमें ये सोचते हैं कि हमेशा हमारा नफ़ा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। जबकि समाजवादी जो आदर्श होते हैं वो जनता की भलाई के लिए होते हैं, कल्याण के लिए होते हैं, न कि किसी भी जो है कि लाभ के लिए होते हैं। आगे देख लेते हैं। तो चलिए इतना सही, ये शॉर्ट नोट्स था इस पे। अब इसमें आती है हमारे पहले क्वेश्चन नंबर पे। तो पहला एमसीक्यूज है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पटना में। तो मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गई थी। आगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई और यह कब हुई थी? 1934 में हुई थी, आयोजित हुई थी। फिर अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार को और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। तो आप यहाँ पे देखोगे डी ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। अपवंचन का मतलब होता है चोरी करना, यानी कि कर न देना, टैक्स की चोरी कर लेना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका कोई लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवादियों का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत भी नहीं की थी। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आप देखेंगे आचार्य नरेंद्र देव, क्योंकि ये किस पोस्ट पर थे? तो ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और महासचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण जी थे। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक डिटेल दे दिया
कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव जी अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। अन्य सदस्यों में अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय थे। वहीं 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा की गई थी। और बाकी चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ लिया इसको। और 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण जी इसके संयोजक थे। जैसा कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे और इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख नेता भी थे। जयप्रकाश नारायण को महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव जी को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि भारत में उस समय क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दे रही थी और क्रांतिकारी विचारों में जो है कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है कि शामिल हो रहा था और इनको रोकने के लिए ही मुख्य रूप से इसका काम किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तो अब हमारा इसमें अगला टॉपिक आ रहा है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं रख दिया जाता है मैचिंग करने के लिए, कूट मिलान करने के लिए, या सीधा कोई ऑप्शन रख दिया जाता है तो आपके प्रश्न याद हो जाते हैं और यहाँ से प्रश्नों की संख्या फिर एक एक प्रश्न करके आती रहती है, तो गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को मतलब टॉपिक को कवर करते हैं कि वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों जैसे कि मद्रास हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रांत एवं बरार हो गया, वहीं साथ ही साथ संयुक्त प्रांत जो हमारा यूपी वगैरह हिस्सा है, उड़ीसा, और ये सारे के सारे इसमें पूर्ण बहुमत इन्होंने प्राप्त किया। तो पूर्ण बहुमत कहाँ पे प्राप्त किया? 5 प्रांतों में, जैसे कि एक तो मद्रास था, बिहार था, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। इन पांचों ही जगह पे कांग्रेस को क्या हुआ? पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। वहीं कांग्रेस को बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आया, लेकिन इसको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गया, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल था वो कितने समय का था? मात्र 28 महीने का था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए और ये जो प्रांत थे जैसे कि एक मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, तो आप देखोगे इन सभी में लगभग कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ही प्राप्त हुआ था। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए, यानी सरकार बनाई। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल कर लिया गया। यह कहा गया कि इस द्वितीय महायुद्ध में या विश्व युद्ध में भारत भी ब्रिटिश के साथ है, और इस बात से नाराज होकर कांग्रेस ने, भारतीयों ने सरकार ही छोड़ दी और यहाँ पर जो है कि इन्होंने इस सरकार को मतलब मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया। तो इसकी वजह से कि मतलब भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना के द्वारा भारत के सभी मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939, ध्यान दीजिएगा तारीख को, 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस यानी कि डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का आह्वान किया गया, अर्थात कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया क्योंकि सरकार यहाँ से हट गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की एक नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई और इस प्रकार प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम निम्नलिखित है, जैसे पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट 1939 और फजलुल हक
रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल 1939। तो ये तो थे थोड़े से जो है कि प्रांतीय नोट्स पे, यानी कि प्रांतीय जो चुनाव हुए, क्यों जो है कि ये चुनाव आयोजित किए गए, किस अधिनियम के तहत आयोजित किए गए, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का त्यागपत्र भी हुआ तो किस कारण से हुआ, तो ये आपने समझा। और आइए अब हम इस पे पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो आप देखो कि पंजाब में इनका कोई समर्थन नहीं हुआ, इधर मुस्लिम लीग का जो है कि ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लिखता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत बरार, संयुक्त प्रांत और ओडिशा, यहाँ पर इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? पूर्ण बहुमत। जबकि वहीं बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, लेकिन बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस जो है कि सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गया, यानी कि कोई ज़्यादा बहुत विशेष सफलता इन्हें हासिल नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण सहमत यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया। तो बंगाल में प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल था एक, और एक दूसरा जो है कि पंजाब था। इन 2-3 जगहों पर जो है कि इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अगला है चौथा प्रश्न, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी वो कितनी थी। मुख्य रूप से 5 प्रांतों में इन्हें बहुमत प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं बना पाया। मध्य प्रांत, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब। तो आप देखेंगे कि यहाँ बंगाल में और साथ ही साथ पंजाब में तो मुख्य रूप से जो है कि इसको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया कांग्रेस को। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, बी हो जाएगा 3 और 4, जो मैंने आपको बताया, नीचे बंगाल था और एक पंजाब था, इन दोनों में ही इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। वहीं अगला प्रश्न है, वह कौन प्रांत था 1937 के आम निर्वाचन में जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि बम्बई, उड़ीसा, असम, बिहार, इन जगहों पे तो इन्हें प्राप्त हुए थे। बस ये कह सकते हो कि आप बम्बई और असम दोनों प्रांतों में जो है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बम्बई और असम में बाद में इन्होंने सरकार बना ली थी, इसलिए दोनों ही ऑप्शन होने की वजह से यहाँ स्टार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो वो था बंगाल। यहाँ पर जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, क्योंकि 1937 में 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। हालांकि बहुमत जो है कि इन्हें 5 प्रांतों में मिला, लेकिन इन्होंने गठित किए थे 6 प्रांतों में। तो ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है 8 नंबर, 1837 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल स्थापित हुआ था। तो अब यहाँ पर ये स्टार बनाया गया है, देखते हैं क्यों बनाया जा रहा है भाई। यहाँ लिखा है कि जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे, जिसमें मद्रास था, बम्बई थे, मध्य प्रांत थे और साथ ही साथ उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत थे। उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में जो है कि इन्होंने असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक गठबंधन किया और वहां पे भी अपने मंत्रिमंडल बनाए। और हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में यानी आंसर की में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं किया गया था। तो किस में नहीं हुआ था? पंजाब में। पंजाब के साथ और कौन सा क्षेत्र था मुख्य रूप से? तो बंगाल भी था, जहां पे इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त ही नहीं हुआ और ना ही यहाँ पे कोई मंत्रिमंडल गठित हुआ इनका। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियमों के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था, कितना था? तो 28 माह। 28 माह तक ही इन्होंने केवल कार्यकाल किया। और देख लेते हैं, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 महीने तक था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार,
संयुक्त प्रांत थे। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दल के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और इसी खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना ने सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है 1937 में प्रांतों यानी 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो केवल 28 महीने तक चला था दोस्तों। और मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वो कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 22 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा डेट को, 22 दिसंबर 1946 को इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था कांग्रेस के सत्ता छोड़ने के बाद। और अगला प्रश्न है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो जब ये छोटे छोटे प्रांतों में अपना प्रांतीय मंत्रिमंडल लेकर काम कर रहे थे तो उसी समय किसानों के कल्याण के लिए एक कार्यकारिणी कमेटी बनाई थी 1937 में। कब बनाई थी? 1937 में, जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई और संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था। और अगला प्रश्न है 1937 के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो देखिए रफ़ी अहमद किदवई साहब जो थे इनको जो है कि मुख्य रूप से वित्त विभाग सौंपा गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू बने थे, जबकि वित्त विभाग का जो मंत्रालय था वो रफ़ी अहमद किदवई जी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो इनका जो टाइम मोशन होता है वो होता है आपका ए ऑप्शन की 1, 2, 3 ये सभी क्रम से आई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पीरपुर रिपोर्ट सबसे पहले 1938, फिर शरीफ रिपोर्ट 1939 और फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल 1939 में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न, तो अगला प्रश्न तो नहीं है लेकिन अगला हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। कि क्या था ये त्रिपुरी संकट, कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, क्यों पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं लेकिन फिर भी इसकी सत्ता को छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये जो त्रिपुरी जगह है ये आपके कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। वर्ष 1938 यानी 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुने गए थे। और ये हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में 1938 में। लेकिन जब अगले वर्ष 1939 में त्रिपुरी के यानी जबलपुर एमपी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बन जाते हैं, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और जिसके बाद यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई, यानी राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि वैसे जीतते तो हैं सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन जब वो इस पद को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी जो है कि फिर एक्टिव कार्यकारी जो है कि अध्यक्ष बन जाते हैं। और 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा। ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहिए। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है और अतः इन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए, ताकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त हो जाता है। अर्थात जर्मनी जो है कि इंग्लैंड का दोस्त है, दुश्मन है, और हमारा भी दुश्मन है जो है कि ब्रिटेन। तो कहीं ना कहीं हम और जर्मनी यानी भारत और जर्मनी एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जो उदारवादी नेता थे, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, इस बात से सहमत नहीं थे कि हम किसी भी साम्यवादी दलों का समर्थन प्राप्त करें। तो इस पे थे कुछ और एमसीक्यूज़ हैं, तो आइए पहले देख लेते हैं हम लोग एमसीक्यूज़ को।
तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी को, क्योंकि 1938 का जो अधिवेशन हो रहा था वो हरिपुरा में हो रहा था। कहाँ पे? हरिपुरा, गुजरात में। और यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, यानी इनके विपक्षी दल के रूप में कोई खड़ा भी नहीं हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो एससी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हरिपुरा मैंने आपको बताया कि गुजरात में है, जबकि जो अगला 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन आएगा ये आपका एमपी में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो मुख्य रूप से एमपी के जबलपुर जिले में। कहाँ पर है? एमपी के जबलपुर जिले में है, जहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया से उन्होंने जीत प्राप्त की थी, अर्थात इनको पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा दिया गया। और यहाँ पर गांधी जी ने वक्तव्य दिया कि ये पट्टाभी की हार नहीं बल्कि मेरी स्वयं की हार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? तो पहली बार तो बने थे 1938 में हरिपुरा में, लेकिन जब दूसरी बार बनते हैं तो 1939 में वो त्रिपुरी अधिवेशन में बनते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, जब 1938 में हरिपुरा में हुआ था तो पहली बार अध्यक्ष बने थे और निर्विरोध रूप से, लेकिन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। और परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, 1939 हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देख लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो यहाँ पर पी सीतारामैया अर्थात पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बने थे। नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि जब इन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता छोड़ दी थी तो ऐसे विवाद की स्थिति में राजेंद्र प्रसाद जी को फिर नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन कौन करेगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला हमारा टॉपिक है, मतलब अभी तो प्रश्न एक आखिरी, क्या है प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो यह जो स्टेटमेंट है ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इन्होंने कहा था कि ब्रिटेन इस समय जो है कि युद्ध में व्यस्त है और यह दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो जर्मनी का भी दुश्मन ब्रिटेन और हमारा दुश्मन भी ब्रिटेन था, तो हम और जर्मनी मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते और यहाँ पर जो है कि हम ब्रिटेन को हरा सकते थे और भारत को स्वाधीन बना सकते थे। परंतु इस बात को लेकर गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के विचारों में मतभेद था। किसके साथ? सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। तो ये स्टेटमेंट था यहाँ पे, तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने इस समय का लाभ उठाना चाहा। ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए एक अवसर है।
अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। तो ये तो था आपका जो है कि आज का क्लास। और अब हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, देसी रियासतों पर, और इसे हम जल्दी से जल्दी अब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पिछली 1 से 2 क्लासेज आपकी छोटी आ रही हैं, 25 से 27 मिनट की, लेकिन अब हम लोग जो है कि कल से नेक्स्ट क्लास जो है कि करीब करीब 45 मिनट की रखेंगे, ताकि जल्दी ही आपका ये कवर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।